बच्चों पिछली क्लास में हम लोगों ने सर्कुलर कॉइल के कंक्लूजन को लिखा म्यू नॉट आई अपॉन 2r मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ टर्न्स, जिसको आप थीटा अपॉन 2 पाई कहते हैं। लेकिन ये हमने देखा कि भाई अगर एक टर्न r रेडियस का है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2r आएगा। तो दूसरा टर्न भी सेम रेडियस का होना चाहिए, तो उसका म्यू नॉट आई अपॉन 2r, फिर तीसरा टर्न भी सेम रेडियस का। तभी तो आप सारे म्यू नॉट आई अपॉन 2r को जोड़ते जाएंगे और लास्ट में कहेंगे n टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई अपॉन 2r। लेकिन अगर कभी ऐसा सिचुएशन हमारे सामने है जिसमें सभी टर्न्स सेम रेडियस के नहीं है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, तो फिर इस केस में सवाल कैसे सॉल्व होगा। प्यारे बच्चों, इसमें आप देख सकते हो कि जो इनर मोस्ट कॉइल है वो a रेडियस की है और जो आउटर मोस्ट है वो b रेडियस की है, और इसके बीच में रेगुलर जो टर्न्स हैं उनकी रेडियस बढ़ती गई। तो ऐसे सवाल हमेशा किससे सॉल्व होते हैं? तो कैलकुलस अप्रोच यहाँ पे लगानी होती है। तो आप r डिस्टेंस पर dr एलिमेंट लेंगे, r डिस्टेंस पे आप dr एलिमेंट लेंगे। और एलिमेंट के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात बच्चों। जैसी गिवन अरेंजमेंट की शेप होती है वैसा ही एलिमेंट लेना होता है। अगर गिवन अरेंजमेंट एक लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो एलिमेंट भी लीनियर ही लिया जाता है, जैसे x पे dx। अगर गिवन अरेंजमेंट सर्कुलर है तो एलिमेंट भी सर्कुलर होगा। अगर गिवन अरेंजमेंट सिलेंड्रिकल है तो एलिमेंट भी सिलेंड्रिकल ही होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि कॉइल्स बने हुए हैं, तो जो एलिमेंट होगा वो भी एक कॉइल ही होगा। तो इस तरह से हमने ये देखिए एक एलिमेंट ले लिया है, तो एलिमेंट भी एक कॉइल ही होगा। इसलिए ये देखिए कि ये एक एलिमेंट मैंने लिया और ये एलिमेंट एक सर्कुलर कॉइल की तरह ही होगा। और इस एलिमेंट की रेडियस कितनी है? आर रेडियस है। बच्चों जो अरेंजमेंट के पास स्पेसिफिकेशंस होते हैं वही उस एलिमेंट के पास भी होने चाहिए। एलिमेंट तभी एक सही एलिमेंट होगा, मतलब जिस तरह से सर्कुलर अरेंजमेंट है तो एलिमेंट भी सर्कुलर ही है। दूसरी बात, जैसे गिवन अरेंजमेंट में नंबर ऑफ टर्न्स हैं वैसे ही इस एलिमेंट में भी कुछ नंबर ऑफ टर्न्स होने चाहिए। तो मान लीजिए कि एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं? एन डैश। एन डैश क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन एलिमेंट, नंबर ऑफ टर्न्स इन एलिमेंट। मैं वापस रिपीट कर दूं, कुछ बच्चों ने अभी लेट ज्वाइन किया है हमें, मैंने देखा। बच्चों यहाँ रेडियस हर किसी कॉइल की अलग अलग है। इनर मोस्ट कॉइल की a, आउटर मोस्ट कॉइल की b, इस बीच में रेडियस रेगुलर बढ़ती गई तो इंटीग्रेशन से सवाल होगा। और आप जानते हैं कि जब इंटीग्रेशन से हमें सवाल करना होता है तो सबसे पहले हमें एक एलिमेंट लेना होता है। एलिमेंट लेने के कुछ रूल मैं आपको बता रहा था कि अगर अरेंजमेंट सिलेंड्रिकल है तो एलिमेंट भी सिलेंड्रिकल होगा। अगर अरेंजमेंट सर्कुलर है तो एलिमेंट भी सर्कुलर होगा। अगर अरेंजमेंट लीनियर है तो एलिमेंट भी लीनियर ही होगा। अगर किसी एंगल पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन है तो एलिमेंट भी एंगुलर ही लेना होगा। ठीक है? तो क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर कॉइल्स बने हुए हैं बहुत सारी बात, क्योंकि जो गिवन अरेंजमेंट है उसमें गिवन कॉइल्स के अंदर बहुत सारे टर्न्स हैं, इसलिए एलिमेंट भी ऐसा लेना होगा जिसके अंदर कुछ टर्न्स आ गए हो। तो मैंने कहा मान लीजिए कि एन डैश नंबर ऑफ टर्न्स इस कॉइल के अंदर हैं, जो मैंने एलिमेंट की तरह मान लिया है। तो सबसे पहले मैं ये एन डैश ही कैलकुलेट करूंगा कि ये एन डैश कितना होगा। ध्यान से सुनिएगा। आर रेडियस का ये एलिमेंट मैंने लिया है और इस एलिमेंट की जो थिकनेस है इसको मैं डी आर मान लेता हूँ। डी आर, ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस इसको मैं डी आर मान लेता हूं। तो बच्चों ये बताओ कि ये ओ पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। ये बताइए कि जो पहला टर्न आया, पहला टर्न वो इस सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे आया? ए डिस्टेंस पे। रेस्पॉन्स दीजिए कमेंट बॉक्स में। जो पहला टर्न आया, पहला टर्न वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कितना दूर था? पहला टर्न। तो पहला टर्न सेंटर ऑफ कर्वेचर से ए डिस्टेंस दूर था, सही कह रहा हूं मैं। और जो आखिरी टर्न है, आखिरी टर्न वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कितनी दूर है? आखिरी टर्न वो बी डिस्टेंस दूर है, सही कह रहा हूं मैं। और ये पहला टर्न है और ये आखिरी टर्न है, बाकी सभी टर्न्स इस बीच में ही है, बाकी सभी टर्न्स इस बीच में ही है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जितने भी टोटल टर्न्स हैं वो कितनी डिस्टेंस में है? बी माइनस ए में से। यस सर,
फास्ट रेस्पॉन्स प्लीज। पहला टर्न सेंटर से ए डिस्टेंस पे, आखिरी टर्न सेंटर से बी डिस्टेंस पे, तो टोटल जो भी टर्न्स हैं वो बी माइनस ए डिस्टेंस पर हैं। तो इसी बात को मैं ऐसे कह रहा हूं कि बी माइनस ए डिस्टेंस पर कितने टर्न्स हैं टोटल, एन। बी माइनस ए डिस्टेंस पे टोटल कितने टर्न्स हैं, एन। तो यूनिट डिस्टेंस पर कितने टर्न्स होंगे, यूनिट डिस्टेंस पर कितने टर्न्स होंगे। बी माइनस ए डिस्टेंस पर एन टर्न्स हैं, तो यूनिट डिस्टेंस पे कितने टर्न्स होंगे, एन अपॉन बी माइनस ए। तो हमारे एलिमेंट की थिकनेस क्या है, डी आर। डी आर थिकनेस में कितने टर्न्स होंगे, एन अपॉन बी माइनस ए इंटू डी आर, है ना, सिंपल यूनिटरी मेथड। 10 चॉकलेट 100 रुपीज की, तो एक कितने की, और फिर 3 चॉकलेट कितने की, वो तरीका। बी माइनस ए डिस्टेंस में एन टर्न्स हैं, तो यूनिट डिस्टेंस में कितने टर्न्स हो, डी आर में कितने। तो बोलो ये किसकी वैल्यू आ गई, डी आर डिस्टेंस में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसकी वैल्यू आ गई, मतलब ये एन डैश की वैल्यू आ गई। रेस्पॉन्स प्लीज। ये एन डैश की वैल्यू आ गई कि जो एलिमेंट मैंने लिया है जिसकी थिकनेस डी आर है, उस डी आर थिकनेस में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है मैंने ये कैलकुलेट कर लिया। इतना हो गया हो तो मैं आगे बढ़ूं। तो ये मैंने एन डैश कैलकुलेट कर लिया, एन डैश, ये जो एन डैश है इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली। दिस इज एन अपॉन बी माइनस ए इंटू डी आर, एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, राइट। तो आगे सॉल्व करूं। तो ये बताइए कि एलिमेंट की शेप कैसी है, सर्कुलर कॉइल जैसी। तो सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ टर्न्स। तो जो एलिमेंट है, जो एलिमेंट है उसका मैग्नेटिक फील्ड, और उसका क्या फॉर्मूला बनेगा, तो हम जानते हैं कि एलिमेंट एक सर्कुलर कॉइल है आर रेडियस का, इसलिए मैंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड ये देगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ टर्न्स इन दिस एलिमेंट, और वो है एन डैश, इसलिए ये डीबी की वैल्यू आ गई। बच्चों एन डैश की वैल्यू रिप्लेस कर देता हूं, तो डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, क्या है एन डैश की वैल्यू, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं एलिमेंट में, एन अपॉन बी माइनस ए इंटू डी आर, ये डीबी आ गया। तो ये एलिमेंट की वजह से कितना आएगा, उसके लिए मैं इस डीबी को इंटीग्रेट कर दूं, रेस्पॉन्स दीजिए। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, उसके लिए इस डीबी को इंटीग्रेट कर दीजिए। तो B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीबी की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, म्यू नॉट आई अपॉन 2r एन अपॉन बी माइनस ए डी आर। कोएफिशिएंट्स को बाहर निकालिए, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2b माइनस ए, और इंटीग्रेशन में बचा डी आर अपॉन आर। प्यारे बच्चों अगर इंटीग्रेशन में जब लिखा है, अगर वहां dx लिखा होता तो x की लिमिट लगती, dv लिखा होता तो v की लिमिट लगती, dt लिखा होता तो t की लिमिट लगती, dr लिखा है तो r की लिमिट लगेगी। r की लिमिट मतलब रेडियस की लिमिट। तो बताइए पहले टर्न की रेडियस क्या है, a, और आखिरी टर्न की रेडियस क्या है, b। रेस्पॉन्स प्लीज। तो लिमिट लगा दी रेडियस की, तो a टू b हो गई। सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2b माइनस ए, आप जानते हैं ना डी आर अपॉन आर, ये नेचुरल लॉग ऑफ आर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स इज लॉग एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, लिमिट इज फ्रॉम ए टू बी। सो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट एन आई अपॉन 2b माइनस ए। बेटा लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, upper limit minus lower limit, then b is equal to mu naught ni अपॉन 2b माइनस ए। बच्चों log b माइनस log a से क्या लिख सकते हैं, log b अपॉन a से, यस और नो। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो गई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, नेचुरल लॉग ऑफ b बाई ए। जी हाँ ln लिख सकते हैं इसको, नेचुरल लॉग है ये म्यू नॉट ni अपॉन 2b माइनस a। तो इसे आप ln log base इज नेचुरल लॉग b बाई ए ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपका सही जवाब हुआ। चलो हाथ उठा के रेस्पॉन्स दे दो जरा, सबको समझ में आ गया है नहीं। और आप देखो कि ये जो अरेंजमेंट है इसमें करंट का फ्लो कैसा था, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, देखना सब कैसा फ्लो है करंट का, करंट कैसे फ्लो कर रही है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो आई होप मैंने कल की क्लास में बताया था, अगर किसी लूप में क्लॉकवाइज करंट हो तो लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होता है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होता है।
तो इसलिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड आया है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, डायरेक्शन इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, जिसको सर्कल के अंदर ऐसे क्रॉस बना देते हैं, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर माइनस के कैप। अगर आप वेक्टर एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे बी वेक्टर इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 बी माइनस ए, ये तो है मैग्नीट्यूड, सॉरी नेचुरल लॉग बी अपॉन ए बी है, ये तो मैग्नीट्यूड है, और डायरेक्शन है माइनस के कैप, ये हुआ इसका वेक्टर एक्सप्रेशन। वेक्टर एक्सप्रेशन, बोलिए ठीक है। तो बच्चों सर्कुलर कॉइल मैं आपको पढ़ा रहा हूं पिछली 2 क्लासेस से, और सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके बारे में हमने सारी बात कर ली। उसमें 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो जितने भी टर्न्स हैं वो सेम रेडियस के होंगे, या अगर वो सेम रेडियस के नहीं होंगे तो इंटीग्रेशन से हो जाएगा, और मैंने आपको दोनों वैरायटी दिखा दी, राइट। आगे चलूं, तो अब बात करते हैं एक स्ट्रेट कंडक्टर की। स्ट्रेट कंडक्टर हेडिंग डालिए। स्ट्रेट कंडक्टर, तो जैसे मैंने चैप्टर की शुरुआत की, बायो सावर्ट्स लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है, और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो पहला एप्लीकेशन हमने देखा सर्कुलर कॉइल। सर्कुलर कॉइल में अगर करंट का फ्लो हो रहा है तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये हमने पहला एप्लीकेशन देखा, और उसमें जितने पॉसिबल सवाल बन सकते थे वो हमने बनाने की कोशिश की। और उसके बाद अब अगला एप्लीकेशन स्ट्रेट कंडक्टर। मान लीजिए कि जो कंडक्टर है वो सर्कुलर कॉइल नहीं है, एक स्ट्रेट वायर है ऐसी, और उस स्ट्रेट वायर में करंट का फ्लो हो रहा है इस तरह से, आई करंट का फ्लो हो रहा है इस तरह से। एक पॉइंट है यहां, एक पॉइंट है यहां, और इस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको दे रखी है d, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि हमें दे रखी है d, दिस इज गिवन, ओके, ये दे रखी है, मैं लैंग्वेज लिखवा दूंगा अभी। और जो वायर का टॉप मोस्ट एज है, अपर मोस्ट किनारा, अपर एज वायर का ऊपर वाला किनारा, वो इस पॉइंट पर कितना एंगल बना रहा है, तो ये अगर इसको यहां मिलाया जाए इस पॉइंट के साथ तो ये एंगल है अल्फा, और इस वायर का जो नीचे वाला किनारा है वो इस पॉइंट पे कितना एंगल बना रहा है, बीटा। और ये सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। डायग्राम बनाइए प्लीज। तो इससे पहले मैंने सर्कुलर कॉइल के सभी केसेस लिए, पहले सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे कितना होगा वो डिराइव करवाया, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। फिर मैंने कहा बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है तो n से मल्टीप्लाई कर देना, लेकिन साथ साथ ये भी बताया कि म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू n कब लगेगा, जब सभी टर्न्स सेम रेडियस के हों। तो वहीं से एक सवाल अराइज हो गया कि अगर सभी टर्न सेम रेडियस के ना हो तो क्या करेंगे, तो फिर इंटीग्रेट करके करेंगे, जैसा कि मैंने पिछला सवाल करवाया। वो प्रीवियस ईयर है पिछला सवाल, इंजीनियरिंग एंट्रेंस का प्रीवियस ईयर है, मेडिकल एंट्रेंस में नहीं आया है वो सवाल अभी। और उससे पहले मैंने ये भी बताया कि जरूरी नहीं है कि टर्न पूरा हो, कई बार हाफ, कई बार 1/4, और कई बार एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से एन इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई नंबर ऑफ टर्न्स आपको पता चलेंगे। और अब उसके बाद हेडिंग है स्ट्रेट कंडक्टर। तो स्ट्रेट कंडक्टर में करंट का फ्लो आई है, और एक पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है, ये है पॉइंट पी। तो जरा लैंग्वेज में लिख दीजिए, हियर लेट अस फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। हियर लेट अस फाइंड, हियर लेट अस फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। इस पी पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। किससे बात कर सकता हूं, जरा हाथ उठाएंगे प्लीज।
शुभ्रा और अश्विन। हाँ तो शुभ्रा अनम्यूट करना बेटा, देखो आवाज आएगी क्या? गुड इवनिंग सर। शुभ्रा ठीक आवाज आ रही है बेटा। तो शुभ्रा एक बात बताओ कि अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड इस पी पॉइंट पे चाहिए, तो जब से मैंने चैप्टर की शुरुआत की है मैंने एक ही बात बताई है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो बायो सावर्ट लॉ से आएगा, राइट? यस। उसके बाद हमने कुछ और भी सीख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड म्यू नॉट आई अपॉन 2r इनटू n होता है, लेकिन वो तो सर्कुलर कॉइल के लिए होता है ना, और वो भी तो बायो सावर्ट लॉ से ही निकल के आया। यस सर। और ये सर्कुलर कॉइल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे म्यू नॉट आई अपॉन 2r थोड़ी लगेगा। तो यस। यहाँ पे क्या लगेगा? तो मुझे वापस बायो सावर्ट लॉ पे हेल्प लेने के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन बायो सावर्ट लॉ बात करता है छोटे से एलिमेंट की, शुभ्रा, राइट? यस सर। इसलिए बेटा हमें यहाँ पे एक एलिमेंट लेना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि बायो सावर्ट लॉ तो एलिमेंट की बात करता है। वो कहता है कि मैं मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ एक एलिमेंट का बताऊंगा, बाकी इंटीग्रेट करके खुद निकालना। इसीलिए हमने कंडक्टर पे ये छोटा सा एलिमेंट ले लिया और इस एलिमेंट की लेंथ को क्या कह दिया? डीएल। क्या कह दिया बेटा? पता है ना कि डीएल एक वेक्टर क्वांटिटी है यस सर। और इसकी डायरेक्शन वही ली जाएगी जो करंट की डायरेक्शन है। तो जब करंट इससे निकली होगी तो ऊपर की तरफ निकली ना, इसलिए डीएल मैंने ऐसे ऊपर की तरफ लिया। ये यस। की डायरेक्शन, जो करंट की डायरेक्शन। तो बायो सावर्ट लॉ अगर आपको याद हो शुभ्रा, तो पहला स्टेप होता है कि एलिमेंट लीजिए और दूसरा स्टेप होता है कि पॉइंट को एलिमेंट से मिला दीजिए, राइट? यस सर। तो ये लीजिए, मैंने पॉइंट को एलिमेंट से मिला दिया, पॉइंट को ऐसे एलिमेंट से मिला दिया, दिस वन। ये एलिमेंट का नीचे वाला किनारा मिला दिया और फिर ऊपर वाला मिला दिया, ऐसे। तो बहुत ही छोटा सा एलिमेंट है, तो ये लाइन बहुत ही क्लोज ही होंगी एक दूसरे से। और ये जो डिस्टेंस है इसको मान लिया आर। क्या मान लिया बेटा? आर। हाँ, पहला स्टेप होता है कि आप एलिमेंट लीजिए और दूसरा स्टेप होता है एलिमेंट को पॉइंट से मिला दीजिए। दोनों स्टेप पूरे हुए। यस सर। बेटा तीसरा स्टेटमेंट क्या होता है? सर एलिमेंट को ओरिजिन कंसीडर करते हैं। हाँ, और ये आपका आर वेक्टर जो कि इस तरह से होगा, राइट? यस। ये पोजीशन वेक्टर, ये आपका पोजीशन वेक्टर हो गया। और फिर क्या करते हैं? डीएल वेक्टर और आर वेक्टर, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल देखते हैं। यस। डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल देखते हैं, यस सर। ठीक? तो मान लो कि ये एंगल, कुछ भी बोल देता हूं मैं, फॉर एग्जांपल थीटा है। और इतना करने के बाद बायो सावर्ट लॉ का फॉर्मूला जो है वो लगा देते हैं। बोलो क्या फॉर्मूला होता है? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आइडियल आई साइन थीटा ऑन आर स्क्वायर। अपॉन आर स्क्वायर। जरा सभी लोग हाथ उठा के रिस्पॉन्स दो, यहाँ तक बात समझ में आई है नहीं? देखो अभी तक बायो सावर्ट लॉ ही लगाया है और मैंने ऐसे ही पढ़ाया था बायो सावर्ट लॉ। सबसे पहले एलिमेंट लो, एलिमेंट मतलब डीएल, डीएल की डायरेक्शन वही होगी जो करंट की डायरेक्शन है। दूसरा स्टेप, एलिमेंट को पॉइंट से मिला दो, पॉइंट की तरफ और एलिमेंट से अवे पोजीशन वेक्टर होगा। अगला स्टेप, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल देखो। और जब इतना काम हो जाए तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सही? यस। आगे चलें? तो बेटा चलो आगे चलते हैं फिर यहाँ से। एक बात बताओ शुभ्रा कि अब सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान देना, मतलब आप लोग अपने डायग्राम को रब मत करना, आपको क्लियर नजर आए इसलिए मैं रब कर रहा हूँ। ये बताओ शुभ्रा कि अगर ये एंगल, ये वाला, हाँ, यस सर। ये वाला एंगल जो है इसको कुछ मैं नाम दे दूं, फॉर एग्जांपल थीटा नॉट। अगर मैं इसको थीटा नॉट कह दूं तो ये एंगल भी थीटा नॉट ही होगा या नहीं? यस सर। ऑल्टरनेट एंगल्स। हाँ जी, अगर ये एंगल थीटा नॉट है तो ये एंगल भी थीटा नॉट ही होगा या नहीं शुक्रा? यस सर। तो इसीलिए बेटा अगर ये थीटा नॉट है तो ये वाला एंगल भी थीटा नॉट ही होगा। और ये एंगल शुभ्रा आप देख रहे हो 90, देख रहे हो ना? यस सर। ये एंगल आप 90 देख रहे हो। तो अभी जिसको आपने थीटा लिखा था शुभ्रा, वो बेसिकली 90 प्लस थीटा नॉट है। जिसको आपने थीटा लिखा था वो क्या है? 90 प्लस थीटा नॉट। ये है कि नहीं? यस। इसी को तो हमने थीटा लिखा था ना, डीएल और आर के बीच में एंगल। देखो ये डीएल है, ये डीएल है और ये आर है।
तो डीएल और आर के बीच में एंगल हमने थीटा लिखा था ना, तो वो थीटा बेसिकली क्या है 90 प्लस थीटा नॉट, जहाँ थीटा नॉट ये वाला एंगल है। गॉट इट? यस सर। थीटा की जगह 90 प्लस थीटा नॉट लिख सकते हैं। तो इसीलिए मैं अपने बायो सावर्ट लॉ में जाके डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, बोलो थीटा की जगह क्या लिख दिया? 90 प्लस थीटा नॉट। जी, तो साइन 90 प्लस थीटा नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और यस साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल cos थीटा नॉट अपॉन आर स्क्वायर। टेल मी यस और नो शुभ्रा। यस सर। जरा सब बच्चे यहाँ तक हाथ उठा के रिप्लाई करो, इतनी बात समझ में आई है नहीं? इट्स अ वेरी गुड डेरिवेशन, ये बहुत अच्छा कैलकुलेशन यहाँ पे होने वाला है। तो एक एक स्टेप पे जरा श्योर होते जाओ और जहाँ पे ट्रबल है जरा पूछते जाओ। तो ये डीबी की वैल्यू आ गई, एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया उसकी वैल्यू आ गई, और मैंने यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज कर ली है कि साइन 90 प्लस एक्स को आप क्या लिख सकते हैं? cos x। इसलिए साइन 90 प्लस थीटा नॉट को मैंने लिख दिया cos थीटा नॉट। ठीक है अश्विन, अब समझ में आ गया? शुभ्रा चलें बेटा आगे। यस सर। तो बस अब मैं अपने काम की बातें छोड़ रहा हूं, तो मैं यहां तक पहुंच चुका हूं, बाकी स्पेस खाली कर लेता हूं। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल कॉस थीटा नॉट अपॉन आर स्क्वायर। आगे चलते हैं। और आप ऐसे रब नहीं कर सकते, पर मैं इसलिए ऐसे रब कर रहा हूं कि जिससे आपको अपने काम काम की बातें मैं दिखा सकूं, जिस चीज पर आपका ध्यान होना चाहिए। आगे चलते हैं। तो बेटा हमने आर इसको कहा है ना, इसको आर कहा हमने, इसको, राइट? यस सर। ये हमारा आर है। अब गिवन क्वांटिटीज क्या है शुभ्रा? गिवन क्वांटिटीज वो हैं जो रेड पेन से बनी हुई हैं। क्या क्या? अल्फा बीटा एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यस, मतलब डी। यस सर। गिवन क्वांटिटीज हैं अल्फा बीटा और डी, ये गिवन क्वांटिटीज है। इसका मतलब मुझे अननोन क्वांटिटीज को गिवन क्वांटिटीज की टर्म्स में रिप्लेस करना पड़ेगा। यस सर। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। ये बताइए कि आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा होगा, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल, यस सर। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है, इस राइट एंगल ट्राइंगल से मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं? टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू, मान लो ये एल है, क्या है ये? एल। एल। और ये कितना है ऊपर? डीएल, छोटा सा, ये डीएल है। तो टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। से यस और नो? यस सर। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जरा सब लोग कमेंट बॉक्स में यस और नो। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। राइट एंगल ट्राइंगल सबको दिखाना। परपेंडिकुलर एल है, बेस डी है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख दिया। तो यहां से एल की वैल्यू आ गई डी टेन थीटा नॉट। एल की वैल्यू आ गई डी टेन थीटा नॉट आ गई। यस सर। अगर मैं इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं, क्या कर दूं बेटा? डिफरेंशिएट, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूं, डी बाई डी थीटा नॉट, और इधर भी डी अपॉन, ये डी तो कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट है, यस सर। डी अपॉन डी थीटा नॉट। दोनों तरफ क्या कर दिया? डिफरेंशिएट कर दिया। एक राइट एंगल ट्राइंगल मुझे दिखा, तो मैंने कहा टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, वहां से एल आ गया डी टेन थीटा नोड। मैंने इक्वेशन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे डी एल अपॉन डी थीटा नोड, और राइट हैंड साइड पे डी तो एज इट है। तो यस सर। बच्चों डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है। मतलब डी अपॉन डी थीटा ऑफ टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। मतलब डी अपॉन डी थीटा नॉड ऑफ टेन थीटा नॉड सेक स्क्वायर थीटा नॉड होगा। ठीक है यस सर। बेटा, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। तो डी अपॉन डी थीटा नॉड ऑफ टेन थीटा नॉड जहां पे लिखा है उसको क्या लिख सकता हूँ? सेक स्क्वायर थीटा नॉड। डी अपॉन डी थीटा नॉड ऑफ टेन थीटा नॉड सेक स्क्वायर थीटा नॉड। इसलिए डीएल अगर कहीं लिखा है, अगर कहीं पे क्या लिखा है? डीएल, ईयर। तो उस डीएल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? डी
सेक स्क्वायर थीटा नॉट डी थीटा नॉट, डीएल की जगह ये लिख सकता हूं। इसीलिए इस डीएल को जाके मैं ऐसे रिप्लेस कर दूंगा। फिलहाल इसको मैं कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 1। नोट करते जाओ। एक बार लास्ट में दोबारा समरी दे दूंगा। देखो अब ये सवाल मुश्किल नहीं हो रहा है, यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन इंटरेस्टिंग हो रही है। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक राइट एंगल ट्रायंगल मुझे दिखा, तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में आप देख लीजिए परपेंडिकुलर एल था। राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ये था, परपेंडिकुलर इसकी वैल्यू एल थी और बेस की वैल्यू डी थी। तो टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दिया, टेन थीटा को एल अपॉन डी लिख दिया, तो एल की वैल्यू डी टेन थीटा आ गई। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, तो डी एल बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी एज इट, डी बाई डी थीटा ऑफ टेन थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा। डी थीटा को राइट में शिफ्ट कर दिया, तो डीएल की जगह यहाँ समय आने पे इक्वेशन नंबर 1 से डीएल की जगह ये रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है शुभ्रा, आगे चलें। यस सर। शुभ्रा, इसी राइट एंगल ट्रायंगल से अगर मुझे कॉस थीटा निकालना होता बच्चे, तो मैं कैसे निकालता? बेस अपॉन हाइपोटेनस। यस, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस मैं कह देता। तो इसका मतलब ये r को लेफ्ट में ले जाओ, cos थीटा को राइट में ले आओ, तो बोलो r की जगह d अपॉन cos थीटा नॉट लिख दूं शुभ्रा? यस सर। 1 अपॉन cos थीटा क्या होता है शुभ्रा? sec थीटा। सेक थीटा। हाँ, 1 अपॉन cos थीटा sec थीटा होता है, इसलिए 1 अपॉन cos थीटा की जगह sec थीटा लिख दिया। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई, r इज इक्वल टू डी sec थीटा नॉट। ओके बच्चे, चलूं आगे। यस सर। बच्चों इक्वेशन 1 और 2 की जो कंक्लूजन है उनको अब अपने डीबी में रिप्लेस करूंगा, थोड़ी सी जगह बना रहा हूं अपने लिए। तो इतना नोट करने के बाद आप ऐसे लिखिए कि नाउ लेट अस रिप्लेस द वैल्यू ऑफ डीएल, लेट अस रिप्लेस द वैल्यू ऑफ डीएल एंड आर, let us replace the value of dl and r in expression of db, in expression of db। तो क्या है db का एक्सप्रेशन? db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl cos थीटा नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ये db है। तो db का जो एक्सप्रेशन है उसमें dl और r को रिप्लेस कर दीजिए, करिए। तो db इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, बोलो dl की जगह क्या लिख दूं इक्वेशन नंबर 1 से? d, सेक स्क्वायर थीटा नॉट डी थीटा। जी बिल्कुल, dl की जगह d sec स्क्वायर थीटा नॉट d थीटा नॉट, आगे है cos थीटा नॉट, और नीचे r स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 से r की वैल्यू क्या है? d sec थीटा। तो r स्क्वायर पुट करोगे तो d स्क्वायर कर दिया तो d स्क्वायर, sec थीटा नॉट स्क्वायर कर दीजिए तो sec स्क्वायर थीटा नॉट। ठीक है शुभ्रा, यस सर। dl और r को रिप्लेस कर दिया है। अच्छे बच्चों, क्या क्या कैंसिल हो रहा है जल्दी से कैंसिल कर दो। sec स्क्वायर थीटा नॉट कैंसिल हो गया, एक d से एक d कैंसिल हो गया, क्या बचा? db इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, db इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी cos थीटा नॉट d थीटा नॉट, ये db की वैल्यू आ गई। और आप जानते हैं कि ये dB की वैल्यू आ गई, तो अगर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो वो dB को इंटीग्रेट करके मिलेगा। ये dB की वैल्यू आई, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड आया जो कि एक एलिमेंट की वजह से आया। अगर आप नेट मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहते हैं तो dB को इंटीग्रेट कर दीजिए, तो dB की जरा वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या वैल्यू है? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी कॉस थीटा नॉट डी थीटा नॉट। कोएफिशिएंट्स को बाहर करिए, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, और इंटीग्रेशन में बचेगा cos थीटा नॉट डी थीटा नॉट। सही है बच्चे? यस सर। और आप जानते हैं ना कि जब इंटीग्रेशन करना होता है तो उससे पहले लिमिट लगाते हैं। यस सर। तो ये बताओ कि यहाँ पे क्या लिखा है, dt dx या d थीटा नॉट, क्या लिखा है? डी थीटा नॉट। d थीटा नॉट। इसका मतलब लिमिट किसकी लगनी है? थीटा नॉट की। तो आइए थीटा नॉट की लिमिट लगाते हैं।
थीटा नॉट की लिमिट लगाते हैं। अपने मेन डायग्राम को देखिए और थीटा नॉट की लिमिट को समझिए। लिमिट ऐसी लगाइएगा कि पूरा कंडक्टर कवर हो जाए। ओके, कैसे लिमिट लगानी है कि पूरा कंडक्टर कवर हो जाए? कंडक्टर कवर हो जाए। हाँ, मैंने सब कुछ इसलिए हटा दिया कि आपका ध्यान एग्जैक्टली वहां पे हो जहां पे मैं ले जाना चाह रहा हूं। तो अब मुझे थीटा नॉट की ऐसी लिमिट लगानी है कि पूरा कंडक्टर कवर हो जाए। तो जरा ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि ये थीटा नॉट है। सब बच्चों को दिख रहा है? शुभ्रा दिख रहा है ना? यही है ना थीटा नॉट? यस सर। ये थीटा नॉट है। जरा सब बच्चे रिप्लाई करिए कमेंट बॉक्स में, थीटा नॉट सबको दिख रहा है ना? ये देखो यहाँ से, इस वाली लाइन से, ये जो लाइन है आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली, यहाँ से ये एंगल थीटा नॉट है ना? अच्छा, तो अब जरा स्क्रीन पर ध्यान देना। ये देखो, 0 से अल्फा लिमिट लगा दूं क्या? थीटा नहीं। नॉट की लिमिट लगानी है, क्या मैं 0 से अल्फा लिमिट लगाऊं? नहीं सर। अगर मैं 0 से अल्फा लिमिट लगाऊंगा तो पूरा कंडक्टर कहाँ कवर हुआ? सिर्फ ये वाला कंडक्टर कवर हुआ, है ना? यस सर। अगर मैंने 0 से अल्फा लिमिट लगाई तब तो सिर्फ इतना कंडक्टर कवर हुआ, सिर्फ इतना, पूरा कहाँ कवर हुआ, है ना? यस सर। ठीक है, क्या मैं 0 से 2 अल्फा लिमिट लगाऊं? नहीं, क्योंकि उधर क्यों जाऊं मैं? उधर तो कंडक्टर है ही नहीं, वहां क्यों जाऊं? मतलब यहां से अगर मैं चलूं तो मुझे सिर्फ अल्फा एंगल ही आगे जाना चाहिए, लेकिन पूरा कंडक्टर कवर नहीं हो रहा। बोलो क्यों? इसलिए कि आपको कहना चाहिए कि सर आप यहां से चलना मत शुरू करो, आप पीछे जाओ पहले। कहाँ जाओ? पीछे। माइनस बीटा, मतलब बीटा एंगल पीछे जाओ पहले और वहां से चलना शुरू करो। बीटा एंगल पीछे से अल्फा एंगल आगे तक। से यस और नो? यस सर। ये आपकी बेस लाइन है, दिस इज योर बेस लाइन। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से, तो यहाँ से नहीं चलना शुरू करो, क्योंकि यहाँ से चलना शुरू करोगे 0 से अल्फा तो पूरा कवर नहीं होगा। तो आप बोलो कि अगर आपको पूरा कंडक्टर कवर करना है सर तो पहले आप पीछे जाओ। मैंने कहा कितना पीछे जाऊं? तो आप कहोगे बीटा एंगल पीछे जाओ। अगर आप पूरा कंडक्टर कवर करना चाहते हो तो बीटा एंगल पीछे जाओ और कहां तक जाओ? अल्फा एंगल आगे तक। तो बीटा एंगल पीछे से अल्फा एंगल आगे तक, इसका मतलब लिमिट क्या बन गई? माइनस बीटा से प्लस अल्फा। बोलो बेटा यस और नो? यस सर। बीटा एंगल पीछे से मतलब माइनस बीटा से, और अल्फा एंगल आगे तक मतलब प्लस अल्फा। ये बनी लिमिट। जरा सभी लोग एक बार हाथ उठा के रिप्लाई कर दो, ये बात समझ में आई या नहीं। लिमिट ऐसी लगानी चाहिए कि पूरा कंडक्टर कवर हो जाए। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि सर्कुलर कॉइल जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने लिमिट 0 से 2 पाई आर लगाई थी, जिससे कि पूरा का पूरा थीटा, आई होप आपको याद होगा कि ये साइन थीटा होता है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा साइन थीटा होता है। लिमिट है माइनस बीटा से प्लस अल्फा। नेक्स्ट स्टेप, मैग्नेटिक फील्ड इस लोकेशन पे होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। बच्चों लिमिट पुट करेंगे तो पहले अपर लिमिट थीटा नॉट की जगह अल्फा, माइनस लोअर लिमिट थीटा नॉट की जगह माइनस बीटा। नेक्स्ट स्टेप, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, दिस इज साइन अल्फा, माइनस, ये लिखा है साइन माइनस बीटा, जिसको आप माइनस साइन बीटा भी कह सकते हैं। So it is mu naught I upon 4 pi d minus minus plus sin alpha plus sin beta। ठीक है बेटा? यस सर। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ हाँ बोलो। सर अगर हमारा करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता तो हाँ फिर हम इसकी लिमिट माइनस अल्फा से प्लस बीटा लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। और उसके बाद में ज्योमेट्री नीचे की तरफ बनाता है, क्योंकि मेरा जो डीएल वेक्टर है वो फिर डाउनवर्ड होता, अपवर्ड ना होके। हाँ जी। डीएल वेक्टर भी डाउनवर्ड ही होता, फिर आर वेक्टर के साथ एंगल देखता है ना, तो उसी हिसाब से सारी कैलकुलेशन चलती हुई आती और फिर ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग में लिमिट लगाता, लेकिन आंसर फाइनली सेम ही आता। अच्छा क्योंकि ठीक है। अगर अगर मान लो आप माइनस अल्फा प्लस बीटा कर भी देते तो उधर वो डीएल वेक्टर की भी तो डायरेक्शन नीचे की तरफ आ जाती, तो आंसर हाँ सेम जी। ही आ जाता। ठीक है ठीक बेटा, अब आप म्यूट कर सकते हो। तो बच्चों ये किसी स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो एक बच्चे ने पूछा सर लिमिट आप दोबारा बता दीजिए। बच्चों लिमिट हम किसकी लगा रहे हैं? लिमिट हम थीटा नॉट की लगा रहे हैं। तो थीटा नॉट की लिमिट ऐसी लगानी है कि पूरा कंडक्टर कवर हो जाए। ये आपकी बेस लाइन है। थीटा नॉट क्या है? थीटा नॉट इस जगह से, ये जो लाइन है आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली, इस लाइन से एलिमेंट का एंगल है थीटा नॉट। तो आपको थीटा नॉट की लिमिट लगानी है। तो अगर मैं यहां से घूमता हुआ सिर्फ यहीं पर पहुंचूं
और थीटा नॉट की लिमिट 0 से अल्फा लगा दूं, तो 0 से अल्फा जो लिमिट है वो बस इतने कंडक्टर को ही कवर करेगी, लेकिन मुझे पूरे कंडक्टर की वजह से आने वाला मैग्नेटिक फील्ड इस लोकेशन पर बताना है, तो पूरे कंडक्टर को कवर करना है। इसलिए मुझे यहां से नहीं, इस जगह से नहीं, बल्कि थोड़ा पीछे से चलना शुरू करना पड़ेगा, यहां से नहीं पीछे से। तो इसलिए बीटा एंगल पीछे से यहां तक आऊंगा और फिर यही नहीं रुकूंगा, अल्फा एंगल आगे भी जाऊंगा। इसलिए मैंने कहा कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, चलना वहां से शुरू नहीं करेंगे, बीटा एंगल पीछे से चलना शुरू करेंगे। बीटा एंगल पीछे से यहाँ आएंगे और फिर अल्फा एंगल आगे तक जाएंगे, इसलिए लिमिट बनी बीटा एंगल पीछे से अल्फा एंगल आगे तक, मतलब माइनस बीटा से प्लस अल्फा। और फाइनल आंसर आया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इस पूरी कैलकुलेशन में कुछ काम की बातें क्या थी, जिसमें अगर आप कच्चे हैं तो आप इसमें फंस जाएंगे। एक काम की बात थी कि साइन माइनस थीटा को मैंने माइनस साइन थीटा लिखा, तो ये बात याद रखने वाली है कि अगर कहीं साइन माइनस थीटा हो तो आप उसको माइनस साइन थीटा लिख सकते हो। एक और काम की बात यहाँ पे आई थी कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, इसका क्या फॉर्मूला होता है, तो ये होता है साइन थीटा। एक और काम की बात, ये सब 11th क्लास के बेसिक हैं। डी अपॉन डी थीटा, डी अपॉन डी थीटा ऑफ टेन थीटा, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा। इसके अलावा मैंने कहा कॉस थीटा कैसे निकलेगा किसी राइट एंगल ट्राइंगल से, तो कॉस थीटा निकलेगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस से, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस से निकलेगा। टेन थीटा कैसे निकलेगा, टेन थीटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से निकलेगा। तो इतने सारे बेसिक मैंने यहाँ पे यूज किए ड्यूरिंग द कैलकुलेशन, तब जाके डिराइव हुआ ये फॉर्मूला। आप जरा हाथ उठा दीजिए कितने बच्चे कॉन्फिडेंट हैं और उनको ये पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया है। अश्विन, शुभ्रा, खुशी, निशांत, पावनी, नमन, सारस्वत, अपूर्वा, खुशी, स्नेहा, आर्यन एंड उन्नति। रिवीजन जरूर कीजिएगा। और देखो, इसको देख कर रिवीजन मत करना, इसको करके देखना, रफ रजिस्टर पे इसको करके देखना, तब समझ में आएगा। तो एक एग्जांपल दे देता हूं साथ साथ, जस्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर। एक एग्जांपल साथ साथ ही ले लो। जैसे अगर ये कहा जाए कि ये कोई स्ट्रेट कंडक्टर है, इस स्ट्रेट कंडक्टर में करंट का फ्लो आई है, एक पॉइंट जिसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वायर से d है, वायर का अपर मोस्ट एज 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, वायर का लोवेस्ट एज 30 डिग्री का एंगल बना रहा है P पॉइंट पे, और हमें P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो आप देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर अगर चाहिए तो P पॉइंट के आसपास या तो कोई मैग्नेट हो या कोई करंट हो, मतलब मूविंग चार्ज हो। तो आप देख सकते हैं करंट है, तो अगर करंट है तो बायो-सावर्ट लॉ से हो सकता है, लेकिन क्या बायो-सावर्ट लॉ से लगा के बार बार इंटीग्रेट करें, नहीं ना, एक बार इंटीग्रेट कर तो चुके। अगर सर्कुलर कॉइल है तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू एन कर दो, और अगर स्ट्रेट वायर है तो स्ट्रेट वायर का जो भी रिजल्ट तुम लोगों ने डिराइव किया वो यूज कर लो। वो क्या था, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए प्लीज। तो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज 60, व्हाट इज बीटा, दैट इज 30। So this magnetic field is mu naught I upon 4 pi d, बच्चों sin 60 रूट 3 बाई 2 sin 30 1 बाई 2, आप कॉमन ले सकते हैं बाहर, 1 बाई 2 कॉमन आ जाएगा तो बाहर म्यू नॉट आई अपॉन 8 पाई डी हो जाएगा और ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1। तो आप यहां भी छोड़ सकते हैं, बाकी तो ऑप्शन पे डिपेंड है, बाकी तो ऑप्शन पे डिपेंड है। इसको तो और बहुत कुछ लिखा जा सकता है, जैसे यहीं छोड़ दीजिए, या क्या क्या ऑप्शन बना सकता है एग्जामिनर। आप जानते हैं कि म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, ये म्यू नॉट की वैल्यू होती है। और बाकी आई अपॉन 8 पाई डी रूट 3 1.732 प्लस 1। तो आप देखिए 4 पाई और ये 8 पाई, तो यहाँ पे 2 आ गया। b इज इक्वल टू 10 टू द पावर -7 अपॉन 2 आई अपॉन डी। मैंने कहा अगर वो ऑप्शन बनाने पे आ जाए तो क्या क्या बना सकता है, दिस इज 2.732, 2.732। तो b इज इक्वल टू 2.732 को जरा 2 से डिवाइड कर लो तो आएगा
366 सही इंटू 10⁻⁻7 I/d। तो मैंने कहा वो ऑप्शन बनाने पे आ जाए तो देखो कितने बना दे, लेकिन लॉजिकली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनर्स यहाँ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते कैलकुलेशन में, वो बस इतना ही चाहते हैं आपसे कि आप कह दें μ0I/8πd √3+1। साथ साथ आप ये भी याद रखें कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है, तो आप डायरेक्शन ना भूलिए जो आपने पिछली क्लास में सीखी थी। आप राइट हैंड का थंब करंट फ्लो के अलोंग रख दीजिए और राइट हैंड की फिंगर्स को उस पॉइंट की तरफ खोल दीजिए जिधर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। जब आप अपने हाथ का ये प्लेसमेंट करेंगे उसके बाद पाम को पीछे से पुश कीजिए तो आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। कैसे होगा? इनवर्ड। दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड। चलो जल्दी से रेस्पॉन्स दे दो, बात समझ में आ गई या नहीं। तो जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है भाई और कुछ नहीं किया। μ0I/4πd sin अल्फा प्लस sin बीटा और राइट हैंड रूल लगा के डायरेक्शन की बात की है, वो आ गई इनवर्ड। एक बार और फॉर्मूला लगा के देख लो, बस जस्ट फॉर्मूले में इसलिए वैल्यू पुट करवा रहा हूँ कि आपको साथ साथ याद हो जाए, फॉर्मूला याद हो जाए। देखो आप ये जानते हो कि एंट्रेंस एग्जाम में डेरिवेशन नहीं आते और सीबीएसई बोर्ड ने तो ये कह ही दिया है कि जो हम अपने पहले वाले बोर्ड एग्जाम ले रहे हैं नवंबर में वो एमसीक्यू होगा, मतलब वो भी डेरिवेशन नहीं पूछेंगे। इसका मतलब तो न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल आएगा तो फॉर्मूला याद होना चाहिए 60-60 और ये करंट है आई, ये पॉइंट है पी, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, एट पॉइंट पी मैग्नेटिक फील्ड। चलो तुम्हारा इंतजार करता हूं मैं, 1 मिनट है तुम्हारे पास, करो। हाँ जी बेटा, हो गया क्या? बिल्कुल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करवा रहा हूं, पर्पस है कि तुम्हें याद हो जाए फॉर्मूला। μ0I/4πd साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, दोनों सेम है यहां। सो दिस इज μ0I/4πd √3/2 प्लस √3/2। √3/2 प्लस √3/2 इज ट्वाइस ऑफ √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। √3 μ0I/4πd, जल्दी से हाथ उठा दो, ये आएगा आंसर। √3 μ0I/4πd। डायरेक्शन और बता दो, डायरेक्शन डायरेक्शन बता दो जरा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता दो। ओ नालायक बच्चों, डायरेक्शन बताओ। राइट हैंड रूल लगाओ, करंट फ्लो के अलोंग राइट हैंड का थंब, फिंगर्स पी पॉइंट की तरफ। इस टाइम हाथ जब ऐसे रखोगे, सीधा हाथ रखना, सीधा, तो हाथ की रेखाएं दिख रही होंगी तुम्हें, सही रखा हो तो हाथ। पाम को पीछे से पुश करो, हाथ बाहर की तरफ आएगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटवर्ड। कैसे बनाते हैं आउटवर्ड को? सर्कल के अंदर डॉट बना देते हैं, बन गया आउटवर्ड। बोलो समझ आया? देखो आज का तुम्हारा यही होमवर्क है कि तुम ये स्ट्रेट कंडक्टर के डेरिवेशन को रफ पेपर पे करोगे खुद। मैंने इसकी कुछ लिंक्स दिए थे तुम्हें इसको सॉल्व करते करते। क्या लिंक दिए थे? देखो मैंने कहा था, देखो इस बात पे ध्यान दो कि अननोन क्वांटिटी रिप्लेस करनी है नोन क्वांटिटी की टर्म्स में। तो नोन क्वांटिटी थी डी, नोन क्वांटिटी क्या थी? डी। तो आर जो आ रहा था ना डेरिवेशन में, वो हटाना था डी की टर्म्स में, और डीएल भी अननोन क्वांटिटी थी, तो डीएल भी हटाया मैंने और आर भी हटाया। तो वहां से मुझे पता चला कि टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे तो डीएल हट जाएगा, और कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ऐसे आर हट जाएगा। तो वो लिंक है, ठीक है ना? चलो कल की क्लास में मिलूंगा, इस डेरिवेशन को अच्छे से पक्का कर लेना बिल्कुल, उसके बाद यहां से आगे पढ़ाऊंगा। ओके।